मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास के अंदर जो लेसन चल रहा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक कोलराउश लॉ के बारे में पढ़ लिया कि कोलराउश लॉ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या है और किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। तो देखिए, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के आपसी इंटरकन्वर्जन को डील किया जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो इसका मतलब सेल भी दो टाइप के होंगे। एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलेगा? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। दूसरा जो है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा वो केमिकल एनर्जी को बदल देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो दोनों सेल जो है उनकी वर्किंग थोड़ा अलग प्रकार की होगी और जो है स्ट्रक्चर भी अलग तरीके की होगी। तो हमने, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने फैराडे लॉ और वो सारी बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एग्जांपल है, वो मेन एग्जांपल जो है इसका वो है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल की हम बात कर लेते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम डैनियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप देखना किस प्रकार से बनता है। इसमें डैनियल सेल में क्या होता है कि दो हाफ सेल होते हैं। जैसे मैंने दो कंटेनर बनाए हैं तो दो हाफ सेल होंगे और इन दोनों में दो इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। लाइक इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिंक का बना हुआ है, या हम इसको जिंक इलेक्ट्रोड कह देते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर ZnSO4। अच्छा, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हाफ सेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो है कॉपर सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट के अंदर यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि कॉपर का बना हुआ है। ठीक, क्योंकि ये सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, इसलिए हम इसमें कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाएंगे। हम लोग सीधा इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जिससे कि अपन को पता लगेगा कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये लो, ये लगा दिया। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज लगी होती है, एक ग्लास की बनी हुई ये यू शेप ट्यूब होती है जो कि उल्टा रखा हुआ है। सीधा करेंगे तो यू बनेगा, और इस यू शेप जो ट्यूब को हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहां पर इनर्ट केमिकल बने हुए हैं। इनर्ट सॉल्ट है, केमिकली बेसिकली सॉल्ट है। और सॉल्ट भी इसमें कौन कौन से हो सकते हैं?
इसमें KCl है, KNO3 है, NH4 अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखो, अच्छा देखो ये वाला, चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये जो है इस स्ट्रक्चर को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? ये वाला जो सेल है, पहले अपन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये लगभग आपका सेल जो है वो तैयार हो गया। इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम एनोड कहेंगे, और इस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम कैथोड कहेंगे। क्लियर? अब देखो, अपन थोड़ा वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग कैसे होती है इसमें। तो देखो, जिंक जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये जो इसका लेफ्ट साइड वाला सिरा है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा या देगा उसको। तो ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो जिंक जो है इस प्रकार से Zn+2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्योंकि इस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। ठीक है, यहां देखो, यहां पर क्या है कि जो कॉपर है वो +2 फॉर्म में है ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और कॉपर में बदलेगा। क्योंकि यहां पर कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन होने के कारण फिर हम इस सेल को रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्किंग जो है वो इस प्रकार से है इसमें। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 सेल हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पर जिंक भी है और कॉपर भी है और दोनों ही रिएक्शन चल रही है, तो टोटल रिएक्शन जो इसमें चल रही है वो कौन सी हो जाएगी, फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होते हैं, साथ साथ हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता रहेगा। क्लियर हुई बात? अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो वो इस प्रकार से बन जाती है ZnCu+2, और यहाँ बन जाएगा Zn+2 + Cu। तो ये ओवरऑल रिएक्शन इसकी बन जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपका जो डैनियल सेल है इस प्रकार से बनता है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट आपको ये सिर्फ डायग्राम पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल का नॉमिनेटेड डायग्राम बनाओ। सिर्फ इतना ही आया है, सिर्फ डायग्राम बनाना था। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करो, तो फिर डायग्राम बना के और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? इसके अलावा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। चलो, अब इसमें एक चीज और अपन देख लेते हैं कि ये जो सेल जब इसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है, ये जो जिंक है, ये जो सॉलिड फॉर्म में जिंक है, ये किस में बदलता रहेगा, Zn+2 में बदलता रहेगा, यानी कि Zn+2SO4, Zn+2SO4, है ना? ऐसे आयंस में तो कन्वर्ट हो ही रहा है वो। तो जिंक जो है क्योंकि धीरे धीरे Zn+2 में बदल रहा है, और Zn+2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा।
कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी, गल जाएगा मतलब धीरे धीरे। इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता जाएगा, या हम कह देंगे डिपॉजिट होता जाएगा। तो डिपॉजिट अगर होगा तो यानी कि इस जो ये रॉड लगी हुई है, कॉपर की रॉड लगी हुई है, इसका वेट जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है। फिर इसमें एक और स्ट्रक्चर है, वो ये है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या है, KCl KNO3 NH4 NO3 और ये भरे हुए, यहाँ कॉटन प्लग लगा होता है, तो ये इसमें भरे हुए हैं। अच्छा, ये अकेले नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में इनको अगर ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर या फिर जिलेटिन, इनके साथ इसका पेस्ट बना के इस ट्यूब के अंदर भरा जाता है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या भरा जाता है, तो इनर्ट सॉल्ट है। इनर्ट सॉल्ट वो होते हैं यानी कि जो दूसरों से इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे या फिर आपस में भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये वाला हो गया अगर और जिलेटिन के साथ इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देते हैं। क्लियर हुई ना बात। अब क्या होगा, देखो अब इसमें ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस पे जैसे इसके ऊपर पूरे सेल के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग क्या है इसमें, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखो क्या होगी। तो सॉल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन क्या होगी उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। देखो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम इसको इससे जोड़ेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर सर्किट जो है वो अनकंप्लीट होगा ना, इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। करंट फ्लो तब होगा इसमें जब ये एंड और ये एंड जो है आपस में जोड़ दिए जाएंगे। अब इस सेल को देखो, अगर मैं इसमें से जो ये वाली ट्यूब है ये निकाल देता हूँ, साइड में रख देता हूँ निकाल के, तो ये एंड और ये एंड मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो आपस में तो कनेक्ट ही नहीं होंगे। मतलब ये इधर से ऐसे चलेगा और ऐसे है, और ये जो इसको हमने निकाल ही दिया है तो ये दोनों सिरे तो अलग अलग हो गए, यानी कि आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिस्कनेक्ट हो गए तो सेल का जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या वो पूरा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होगा तो इसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो सॉल्ट ब्रिज की पहली एप्लीकेशन, पहला फंक्शन क्या है कि ये गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर देता है। समझ में आ गई ना बात? तो इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर देगा। फिर दूसरी बात देखो, दूसरी एप्लीकेशन क्या है। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो जिंक है ये धीरे धीरे गल रहा है। गलते गलते क्या हो रहा है कि Zn+2 की अमाउंट इसके अंदर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? Zn+2 की अमाउंट इंक्रीज हो रही है सल्फेट की कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ देखो ZnSO4 हमने भरा था, Zn जो है वो Zn+2 में बदल रहा है। अब बदल रहा है तो इसके साथ SO4 के कंपैरेटिवली Zn+2 की अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि पूरे के अंदर क्या है, पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं। और इसमें देखो, इसमें क्योंकि कॉपर जो है, क्योंकि कॉपर तो किस में बदल रहा है, धीरे धीरे कॉपर सॉलिड में बदल रहा है, तो इसमें क्या है, सल्फेट की अमाउंट्स जो है वो बढ़ती रहेंगी। तो अब उसमें जो है वो Zn की अमाउंट बढ़ रही है, इसमें क्या है, सल्फेट की अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि उसमें पॉजिटिव आयन और इसमें नेगेटिव आयन की अमाउंट्स जो है वो बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, इस सिरे पे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी न्यूट्रलिटी जो है सेल की वो क्या रहेगी, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे इनके साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो इसका Cl होगा वो Zn के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा।
इसका जो पोटेशियम होगा या अमोनियम होगा इसके सल्फेट के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा। यानी कि क्या होगा कि सेल की जो न्यूट्रलिटी है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो बनी रहेगी इसके अंदर। समझ में आया ना? तो मतलब ये हुआ कि दो फंक्शन इसके होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, मेनली दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये इस सेल के अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस भरे हुए हैं वो इसकी न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको इस सेल के बारे में ध्यान होनी चाहिए। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कैथोड जो है उस पे रिडक्शन ही होगा हमेशा, एनोड जो है उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक, याद रखने का तरीका LOAN, ठीक है। लेफ्ट साइड में, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में कौन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जिस एंड पे होगा, जिस सिरे पे होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाले सिरे को एनोड कहेंगे, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर मैंने आज बता दी, स्ट्रक्चर इसकी किस प्रकार की होती है। समझ में आ गया होगा सबको? चलिए, इसकी फंक्शनिंग के ऊपर और इसके ईएमएफ, इसका अपन को ईएमएफ निकालना भी आएगा आगे, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो ईएमएफ निकालना हम सीखेंगे। अभी हम सेल के बारे में ही एक और टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अब जो ये सेल है ना, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो बार बार अपन सेल थोड़ी ड्रॉ करेंगे। जैसे सेल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई इसमें एनोड ये है, कैथोड ये है, और इसके ऊपर ये इसकी कंसंट्रेशन है, तो उसमें ईएमएफ कैलकुलेट करो, तो वो बार बार सेल थोड़ी ड्रॉ किया जाएगा। तो सेल को ना लिखने का भी एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक्सप्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल जो है वो किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है वो देखो। जैसे मैं जो अभी डायग्राम बनाया था ना, उसी की रिएक्शन के ऊपर बता रहा हूँ कि उसको अगर डायग्राम नहीं बनाते और उसको अगर अपन ने रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते, Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है। और इतना तो अपने को पता ही है कि जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो जिंक जो है, देखो सेल में अभी अभी मैंने लिखवाया था आपको कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड और नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेफ्ट साइड में ना अपने को ऑक्सीडेशन कराना है, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जिंक जो है वो किस में बदल रहा है, Zn+2 में। देखो जिंक किस में बदल रहा है, Zn+2 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, जिंक जो है वो सॉलिड है, लेकिन जिंक Zn+2 क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है तो इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन को मैं C1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट साइड का हमने लिख दिया सिस्टम। Zn+2 में बदल रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, C1 कंसंट्रेशन है। अब क्या करते हैं, राइट साइड में क्या था, जो कॉपर +2 था वो किस में बदल रहा था, कॉपर में, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा था, तो उसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कॉपर जो है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में है, तो इसकी भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, उसको C2 लिख देते हैं। और बीच में कौन था, सॉल्ट ब्रिज था, तो सॉल्ट ब्रिज को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सेल लिखने का तरीका है, ये सेल बन गया बस अपने को, मतलब विदाउट डायग्राम अगर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से किया जाता है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये सेल लिखने का तरीका है। मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपको कि सेल कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ डायग्राम है इसके,
एग्जाम्पल है इसका Zn plus 2 C1 H2। जैसे ये एक सेल लिखा है यहाँ पर, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। Pt जो है ये इलेक्ट्रोड H2Pt लिखा हुआ ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इस तरीके से इसको हमने इसको लिखा, तो ये आपको ऐसे जो है वो सेल लिख लेने हैं। ठीक है भाई, ये आपका सेल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। बाकी इसमें सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल जो है स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल जो है वो इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपकी कंप्लीट होती है।